हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है। शायद आपने सुना होगा कि कुछ कंट्रीज में अपने सिटीजन्स के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसा जमा कर रही हैं सरकारें, ताकि लोग खर्च ज़्यादा करें और इकोनॉमी की हालत ठीक ठाक बनी रहे। हमारे यहाँ भी एक इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया गया है। तो क्या हमारे अकाउंट में भी पैसे आने वाले हैं? यही आज अभिषेक हमको बताने वाले हैं। हेलो अभिषेक। नमस्कार। तो अभिषेक, इससे पहले हम इकोनॉमिक पैकेज को समझें, पूरा बड़ा टॉपिक है। आप मेरे को सिर्फ एक ये बात बता दीजिए, क्या मेरे अकाउंट में कुछ पैसा आने वाला है? पैसा अनफॉर्चुनेटली नहीं आने वाला है। ओ। जनधन खाते में कुछ पैसा गया है। हम्म। जो फर्स्ट पैकेज अनाउंस हुआ था 27 मार्च को, तो उसमें 500 रुपये हर जनधन खाते में ट्रांसफ़र किए गए थे। हम्म। बाकी हमारे अकाउंट में कुछ नया पैसा नहीं आने वाला है। हम उसके बारे में ही बात करेंगे आगे जाके, डिटेल में आप समझेंगे कि क्या पैकेज है ये। चलिए ठीक है। अब ऐसा है तो ऐसा ही सही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये इकोनॉमिक पैकेज कुछ काम का नहीं है। कितना काम का है वो तो खैर टाइम बताएगा, लेकिन थोड़ा सिंपल बोलचाल वाली भाषा में अभिषेक हमको इसके बारे में बताने वाले हैं। बोलचाल वाली भाषा मतलब हो सकता है सकल घरेलू उत्पाद की जगह वो जीडीपी कहें। तो अभिषेक, ओवर टू यू। 12 मई को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक पैकेज की अनाउंस की थी, 20 लाख करोड़ का जो पैकेज था। हम्म। तो ये पैकेज है क्या, ये पैकेज की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो ये इकोनॉमिक पैकेज, स्टिमुलस पैकेज होते क्या है? जब भी किसी भी रीज़न की वजह से अगर आपकी इकोनॉमी की स्पीड स्लो हो जाती है, जो गाड़ी है उसकी रफ्तार कम हो जाती है, तो उसको एक धक्के की ज़रूरत पड़ती है। हम्म। तो वो धक्का सरकार द्वारा दिया जाता है स्पेशल पैकेज द्वारा। ये पैकेज लाएगी, पैकेज से कुछ एक्टिविटी बढ़े, एक इकोनॉमी को धक्का लगे, उसके लिए पैकेज लाया जाता है। तो पैकेज दो टाइप के होते हैं। एक होता है कि जैसे आपने कहा कि लोगों के अकाउंट में आप पैसा डाल दीजिए, जैसे दूसरी कंट्रीज़ में किया जा रहा है। यानी कि लोगों के हाथ में एक पैसा दे दीजिए, मार्केट में आप लिक्विडिटी बढ़ा दीजिए, वो होता है। और दूसरा कुछ आप एक पॉलिसी डिसीजन से लेते हैं, जिसकी वजह से बिज़नेस करने में आसानी होती है और इकोनॉमी की जो रफ्तार है वो जो स्लो हो गई है, उसको एक बूस्ट मिलता है। तो इसी जो ये पैकेज घोषित किया गया है प्रधानमंत्री द्वारा, उसमें दोनों हैं। कुछ फ्रेश लिक्विडिटी भी मार्केट में डाली गई है, और कुछ एक इकोनॉमिक पॉलिसी डिसीजंस भी लिए गए हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक और चीज़ कही थी कि आत्मनिर्भर भारत। उन्होंने कहा था कि जो कोरोना की वजह से जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो गई है, तो उसको हमें एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। तो ये पूरा जो पैकेज डिज़ाइन किया है गवर्नमेंट ने, उसका मेन फोकस यही है कि इकोनॉमी की स्पीड, जो रफ्तार शुरू हुई है, उसको बढ़ाया जाए। प्लस लोकल मैन्युफैक्चरिंग, जो लोकल प्रोडक्ट है, उनको कैसे टारगेट किया जाए कि उनको भी एक बूस्ट मिले। तो ये दोनों को एक कंबाइन करके एक कॉम्बिनेशन की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले हम ये समझे कि आपको बताएगी कि इस जो पैकेज है, आज हम बात कर रहे हैं 16 को जब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर की 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, 13, 14 और 15। तब तक इन 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या हाइलाइट्स थी, वो कुछ पॉइंट्स बताएगी जो आपको और हमें जानना ज़रूरी है, और जिसका आपकी और हमारी लाइफ पे असर पड़ेगा। साथ में फिर उसके बाद हम समझेंगे कि इस पैकेज की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी, कुछ नंबर देखेंगे कि कितना हमें लॉस हुआ है। और लास्ट में हमारे पास आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है कि जिसके जवाब अभी हम खोज रहे हैं कि और हम चाहेंगे कि आप भी उसके जवाब दीजिए। तो सबसे पहली हाइलाइट्स है कि एसएमईज़ के लिए सरकार ने 3 लाख करोड़ के एक लोन की घोषणा की है। तो ये है क्या, ये लोन में एक्चुअली में सरकार क्या करेगी, सरकार आपको गारंटी दे रही है बैंक्स को। अब जब भी आप कोई लोन लेने जाते हैं बैंक्स के पास, कोई भी आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपका कुछ छोटा सा कोई बिज़नेस है, अगर आप बैंक के पास से लोन लेने जा रहे हैं, तो आप बैंक आपसे गारंटी मांगती है। गारंटी कुछ भी हो सकती है, आप अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं। तो बेसिकली सरकार ने ये कहा है, बैंकों को ये कहा है कि आप 3 लाख करोड़ तक के लोन एसएमएस को दीजिए, उसकी गारंटी हम देते हैं। अगर ये लोन डिफ़ॉल्ट होता है, तो उसको जो पैसा है, जो प्रिंसिपल इंटरेस्ट है, वो सरकार पे करेगी। तो बेसिकली जो लोन दिया गया है, ये एज अ वर्किंग कैपिटल लोन दिया जाएगा एसएमएस को, जो कि उनकी आउटस्टैंडिंग है, जितनी आपकी उधारी है उसके अकॉर्डिंग ये लोन एसएमएस को दिया जाएगा। इस लोन में फर्स्ट ईयर यानी पहले जो 12 महीने हैं, उसमें आपको प्रिंसिपल इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और टोटल इसका टेन्योर 4 साल का रहेगा। दूसरा एक जो बड़ा डिसीजन लिया गया है, वो है डेफिनेशन चेंज की गई है एमएसएमई की, यानी जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं,
उनकी डेफिनेशन चेंज की गई है। फॉर एग्जांपल हम माइक्रो इंडस्ट्रीज़ का देखें, तो माइक्रो इंडस्ट्री में जो पहले जो डेफिनेशन थी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और सर्विस एंटरप्राइजेस के लिए अलग अलग थी। मैन्युफैक्चरिंग के लिए था कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट, अगर आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो अगर 25 लाख से कम है तो आप माइक्रो कैटेगरी में आते थे, और सर्विस के लिए था 10 लाख। अब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों के लिए एक ही क्राइटेरिया बना दिया गया है। अगर आप माइक्रो कैटेगरी का जो नया क्राइटेरिया है वो है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है और आपका टर्नओवर अगर 5 करोड़ से कम है तो आप माइक्रो में आएंगे। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई इंडस्ट्री अपने आप अगर कारोबार को बढ़ाना चाहती है, तो पहले वो बढ़ाने से कतरा दी थी कि अगर अभी हम माइक्रो में या स्मॉल में या मीडियम में अगर हमारा बिजनेस हम बढ़ाएंगे तो हम उस कैटेगरी से बाहर हो सकते हैं, जो हमें बेनिफिट मिल रहे थे वो नहीं मिलेंगे। दूसरी ये था कि ऑन पेपर लोग अपना बिजनेस कम दिखाते थे, क्योंकि अगर ज़्यादा बिजनेस दिखाएगी ऑन पेपर तो उनको ये डर था कि वो जिस कैटेगरी में आते हैं माइक्रो स्मॉल और मीडियम उससे बाहर हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये हाँ इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस ओनर है उसका भी हो सकता है, या उसने अगर कहीं मार्केट से पैसा उठाया है, लेट से किसी एंजल इन्वेस्टर से या किसी से, तो वो इन्वेस्टमेंट भी इसमें इंक्लूडेड है, राइट, इस फिगर में? राइट, हाँ दोनों इन्वेस्टमेंट, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है कि आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, या तो आप अपना पैसा लगाइए या कहीं से आप किसी भी इन्वेस्टर का पैसा लेके लगाइए। तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो बात की गई कि टोटल इन्वेस्टमेंट अब माइक्रो इंडस्ट्री के लिए 1 करोड़ से कम होना चाहिए, और हम्म। स्मॉल के लिए 10 करोड़ और मीडियम के लिए 20 करोड़ हो गया है। और साथ ही साथ टर्नओवर भी ऐड कर दिया गया है, पहले टर्नओवर नहीं था, केवल इन्वेस्टमेंट था। हम्म। तो टर्नओवर भी कर दिया, माइक्रो के लिए 5 करोड़ से कम, स्मॉल के लिए 50 करोड़ और मीडियम के लिए 100 करोड़ से कम टर्नओवर होना चाहिए आपका। ओके, और ये अभी तो ये खैर शायद पूछना थोड़ा जल्दी होगा, लेकिन क्या ये परमानेंट शिफ्ट है या ये सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग है? अ, ये जो है परमानेंट शिफ्ट ही ये लग रहा है, अच्छा, ओके। ये टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट अनाउंसमेंट है कि नेक्स्ट कब तक अब ये नहीं बोल सकते कि हमें हाँ, इस टाइम लिमिट के, बट एज ऑफ नाउ परमानेंट शिफ्ट है ये। ठीक है। अ, जो एक दूसरी हाईलाइट है वो ये कि जो गवर्नमेंट टेंडर्स होते हैं, तो अब जो 200 करोड़ तक के गवर्नमेंट टेंडर उसमें अब केवल लोकल कंपनी ही पार्टिसिपेट कर पाएगी, ग्लोबल टेंडर अलाउ नहीं रहेंगे। यानी जो टेंडर फ्लोट हो गए वो ग्लोबल टेंडर फ्लोट नहीं हो गए, केवल लोकल कंपनी ही पार्टिसिपेट कर पाएगी 200 करोड़ के टेंडर तक। उसके बाद जो फर्स्ट पैकेज अनाउंस हुआ था 27 मई को, सॉरी मार्च को, अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, उसमें ये घोषणा की गई थी कि जो कंपनी जिसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 100 से कम है और 90% एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनकी सैलरी 15,000 से कम है, तो जो उनका पीएफ कंट्रीब्यूशन होता है, आप सब जानते हैं पीएफ में एक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है, एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है, दोनों होते हैं 12%। तो ये दोनों 12% का जो कंट्रीब्यूशन है, टोटल 24% कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट पे करेगी। तो इनिशियली ये जो स्कीम थी ये 3 महीने के लिए थी, मार्च, अप्रैल और मई के लिए। अब इसको 3 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया, यानी जून, जुलाई और अगस्त, यानी 24% का जो टोटल कंट्रीब्यूशन है पीएफ में वो गवर्नमेंट पे करेगी। उसके अलावा जो नॉर्मल कोर्स में बाकी कंपनियों के लिए जो कंट्रीब्यूशन होता है, स्टैट्यूटरी लिमिट है वो है 12% की, यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों को 12% पीएफ में कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो इस लिमिट को 12% से कम करके 10% कर दिया गया है, यानी आपके हाथ में 2%, यानी आपकी इन हैंड सैलरी में अब 2% ज़्यादा आएंगे। बट इसमें भी एक कन्फ्यूज़न है कि कंपनी ये जो 2% का बेनिफिट हो रहा है, एम्प्लॉय का 2% तो कंपनी पास ऑन कर देगी, पर जो कंपनी अपना 2% का जो उनको बेनिफिट हुआ है वो क्या वो एम्प्लॉयज़ की सैलरी में पास ऑन करेगी क्या? और ये दो हाँ, परसेंट पे मुझे टैक्स भी तो लगेगा? वो टैक्स लगेगा, वो आपकी स्लैब चेंज हो सकती है उसमें। दूसरा एक जो दूसरा अनाउंसमेंट है वो रेरा के अंदर में रियल एस्टेट के लिए। आप सभी जानते हैं कि आप कोई भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, आप जब घर खरीदने जाते हैं तो वो जो प्रोजेक्ट रहता है वो रेरा रजिस्टर्ड होता है। तो रेरा के अंदर एक जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है उसकी एक टाइम लिमिट होती है कि इस टाइम लिमिट तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जाएगा। अगर कंप्लीट नहीं होता है तो जो डेवलपर है उसको फाइन भरना पड़ता है, पेनल्टी भरना पड़ती है। तो ये कोविड-19 की वजह से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रुक गई थी। तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 20 ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स जिनकी डेडलाइन 25 मार्च के बाद थी,
सपोज कीजिए आपने कोई घर खरीदा है, उसकी डेडलाइन थी कि वो 30 जून तक कंप्लीट करना है, 30 जून 2020 तक कंप्लीट करना है। तो उसकी अब कंप्लीशन की डेडलाइन 6 महीने बढ़ा दी गई है, यानी अब 31 दिसंबर 2020 हो गई है। और कुछ स्पेशल केसेस में अथॉरिटीज़ को भी पावर दी गई है कि वो 6 महीने के अलावा 3 महीने और एक्सटेंड कर सकते हैं। दूसरा जो अनाउंसमेंट है, रिडक्शन इन TDS एंड TCS। आप जब भी कुछ भी पेमेंट करते हैं, आपको एक TDS देना पड़ता है, टैक्स डिडक्शन एक सोर्स और एक टैक्स कलेक्शन एक सोर्स। तो जो सभी नॉन सैलरी राइट, इसमें एक ये क्लियर पॉइंट है कि सैलरी का जो पेमेंट हो रहा है वो कवर नहीं है। जो नॉन सैलरी पेमेंट आप कर रहे हैं, तो उसमें TDS और TCS में 25% की छूट दी गई है। जो एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर है, सपोज अभी 20% टैक्स लग रहा है, तो वो 25% अब कम लगेगा TDS और TCS। इनकम टैक्स फाइलिंग, आप सब जानते हैं इनकम टैक्स फाइलिंग की लास्ट डेट रहती है 31 जुलाई, और कुछ कैटेगरी की रहती है 31 अक्टूबर। अभी दोनों कैटेगरी की जो लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग है इनकम टैक्स रिटर्न की, वो बढ़ा के कर दी गई है 30 नवंबर। और जो टैक्स ऑडिट की जो लास्ट डेडलाइन रहती है 30 सितंबर, उसको बढ़ा के भी 31 अक्टूबर कर दिया गया है। माइग्रेंट वर्कर्स के लिए अनाउंसमेंट किया गया है कि ऐसे कई माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं जो कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की कई स्कीम्स चलती है, उसके अंदर वो बेनिफिशियरी नहीं है। तो ऐसे सभी माइग्रेंट वर्कर्स जिनके पास राशन कार्ड नहीं है या किसी गवर्नमेंट स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम में नहीं आते, उनको 5 किलो ग्रेन्स यानी गेहूँ या चावल पर पर्सन अगले 2 महीने तक प्रोवाइड किए जाएंगे। और साथ ही साथ 1 किलो चना पर फैमिली प्रोवाइड किया जाएगा नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए हर महीने। दूसरा एक जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है, जितने भी 3 अनाउंसमेंट हुए हैं, वो है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। अभी क्या होता है कि आपके पास अगर राशन कार्ड है, अगर सपोज कीजिए कि मैं बिहार में रहता हूँ और मेरे पास बिहार का राशन कार्ड है, और मैं काम के की वजह से अब मैं महाराष्ट्र शिफ्ट हो गया हूँ या किसी दूसरी स्टेट में शिफ्ट हो गया हूँ, तो मैं वो बिहार के राशन कार्ड से मैं राशन स्टोर पर जाके राशन नहीं खरीद सकता हूँ। तो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम में गवर्नमेंट ये कर रही है कि आपका राशन कार्ड किसी भी स्टेट का हो, बट अगर आप दूसरे स्टेट में माइग्रेंट हो गए, तो आप वहाँ पे भी जाके उस स्टेट में जाके जहाँ पे आप रह रहे हैं प्रेजेंट, वहाँ पे भी जाके आप राशन खरीद सकते हैं। दूसरा, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है। जो भी स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं आपके आसपास, जो भी ठेले वाले हैं, उनको 10,000 तक का वर्किंग कैपिटल लोन दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर वो डिजिटल पेमेंट है, डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उनको एक इंसेंटिव मिलेगा, उनको एक रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। क्रेडिट लिंक सब्सिडरी स्कीम, यानी जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसमें आपको इंटरेस्ट पे बेनिफिट मिलता है, वो जो स्कीम है उसको बढ़ा के अब 31 मार्च 2021 तक कर दिया गया है। ये थी मेन हाइलाइट्स। ऐसे तो कई अनाउंसमेंट हुए एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जहाँ पे सप्लाई चेन्स में इम्प्रूव करने की बात की गई है, एनिमल हस्बेंड्री की बात की गई है, फिशरी की बात की गई है। कई अनाउंसमेंट थे, बट ये जो मेन जो खास अनाउंसमेंट थे उसके बारे में आपको बताया है। अब हम देखते हैं कि दूसरी कंट्रीज़ ने कितना स्टिमुलस अनाउंस किया है एज ए परसेंटेज ऑफ देयर GDP। हम जापान के देखते हैं, जापान ने 21.1% परसेंटेज ऑफ देयर GDP एक पैकेज की अनाउंसमेंट किया है। US ने 13%, स्वीडन ने 12%, जर्मनी ने 10.7%, इंडिया ने 10%, फ्रांस ने 9.3%, स्पेन ने 7.3%, इटली ने 5.7%, UK ने 5%, चाइना ने 3.8% एंड साउथ कोरिया ने 2.2%। ये जो नंबर्स है कि रेफरेंस के लिए है, इसको कंपेयर करना अनफेयर रहेगा, क्योंकि जितनी बड़ी GDP होती है उसके पास रिसोर्स ज़्यादा होते हैं। हर इकोनॉमी पे इस कोविड-19 का असर अलग अलग पड़ा है, हर कंट्री को अलग अलग नुकसान हुआ है। अगर आप इसे सिंपल नंबर देखने जाए, तो US की GDP है अप्रॉक्सीमेटली 20 ट्रिलियन USD, और उसका 13% देखे तो वो होगा 2 ट्रिलियन से ज़्यादा, जो कि इंडिया की GDP से भी ज़्यादा है। बट US जितनी बड़ी इकोनॉमी के पास रिसोर्स भी ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा का पैकेज वो दे सकती है। इसमें एक और चीज कंसिडर करना पड़ेगी कि पॉपुलेशन भी इन कंट्रीज की अलग अलग है। हाँ, तो पॉपुलेशन भी अलग अलग है। 13% यूएस अगर कोई स्टिमुलस पैकेज अनाउंस करता है, तो वो 2 ट्रिलियन, एक तो इंडिया की GDP के साइज से बड़ा है, वो एक बात है, और दूसरा वो कितने लोगों को बेनिफिट कर रहा है वो देखना भी जरूरी है। उनकी राइट, पॉपुलेशन अराउंड 35 करोड़ है, तो सिर्फ राइट। 35 करोड़ लोगों के लिए उन्होंने इतना स्टिमुलस एक अनाउंस किया है। इसके अलावा उनकी इकोनॉमी भी ऑब्वियसली इतनी बड़ी है, वो अमीर देश है, तो वो ये सब अफोर्ड कर भी सकते हैं। हाँ, उनका रिसोर्स ज़्यादा है इतना बड़ा पैकेज देने के लिए।
आप अभी समझिए कि हमें पैकेज की ज़रूरत क्या क्यों पड़ी है। अगर हम देखें इंडिया की जीडीपी, तो इंडिया की जीडीपी लगभग 203 लाख करोड़ की है। अगर इस 203 लाख करोड़ को अगर हम महीने में डिवाइड करें, तो एक महीने में लगभग 17 लाख करोड़ हम हर महीने जीडीपी में ऐड करते हैं। तो अगर अगर हम समझें कि अगर लॉकडाउन की वजह से 50 दिन से कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही है, सब कुछ रुका हुआ है, तो अप्रॉक्सीमेटली हमें 28 से 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। ये कैलकुलेशन के लिए है, आपको समझने के लिए कि कितना नुकसान हो सकता है। एक्चुअल में इतना नुकसान हो जरूरी नहीं है, इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। यानी 50 दिन के लॉकडाउन की वजह से हमें 28 से 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। तो ये नुकसान की भरपाई कैसे की जाए, क्योंकि ये जो 28 से 30 लाख करोड़ थे, ये एक जो फ्रेश मनी थी वो इकोनॉमी में आने वाली थी। अब ये फ्रेश मनी नहीं, जो मनी जो मनी है वो अब इकोनॉमी में नहीं आ रही है। तो अब इसकी रिकवरी कैसे की जा सकती थी। तो हमने हमारे एक पहले के सेशन में बात की थी कि जीडीपी के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो उसमें जो सबसे बड़ा कंपोनेंट था, जो अप्रोक्सीमेटली 60% तक कंट्रीब्यूट करता है, वो होता है फाइनल प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी आप और हम जो खर्चा करते हैं, वो 60% तक इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। अब लॉकडाउन की वजह से कई कंपनियों ने सैलरी कट्स की है, कई लोगों की जॉब भी गई है। तो अब लोगों के हाथ में पैसा कम है कि खर्च करने के लिए। अगर हमें जीडीपी को बूस्ट करना है, तो लोगों के हाथ में पैसा देने की ज़रूरत थी, ताकि कि जो 60% जो हमारा कंपोनेंट है जीडीपी का, जो कि हम और आप खर्च करते हैं, अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा है हाथ में, हम ज़्यादा खर्च कर पाएंगे, तो जीडीपी अपने आप ही ग्रो करेगी। जो जीडीपी का इंजन रुक गया है, वो अपने आप ही ग्रो करने लगेगा। दूसरा, ये पैकेज में एक्चुअल में जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है, अब इसमें एक्चुअल में नई लिक्विडिटी कितनी आ रही है, नया जो लिक्विडिटी है वो कितनी आ रही है। सबसे पहले समझे कि जो ये पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ है, टोटल 20 लाख करोड़ का पैकेज हुआ है। इसमें प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि जो आरबीआई ने स्टेप्स उठाए मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, और जो 27 मार्च को जो पैकेज हुआ था वो भी इंक्लूड है। तो आरबीआई ने अभी तक 4 बार मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू फ्रेश लिक्विडिटी, यानी कि लिक्विडिटी मार्केट में इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है। 6 फेब को एक मॉनेटरी पॉलिसी लेके आई थी आरबीआई, उसके थ्रू 2.8 लाख करोड़ रुपीस मार्केट में डाले थे आरबीआई ने। 27 मार्च को जो पॉलिसी लेके आए थे, उससे 3.75 लाख करोड़ रुपए आरबीआई ने मार्केट में डाले थे। उसके बाद 17 एंड 27 अप्रैल को भी पॉलिसी अनाउंसमेंट किए थे आरबीआई ने, यानी 1 लाख करोड़ रुपीस आरबीआई ने मार्केट में डाले थे। तो इन तीनों कंपोनेंट को मिला दे तो आरबीआई ने 7 to 8 करोड़ रुपीस मार्केट में डाल चुकी है। यानी मार्केट में पैसा डालना है नहीं, ये इतना पैसा 7 से 8 लाख करोड़ का पैसा बैंकों के पास है, कि जो कि बैंक्स क्रेडिट दे सकती है। बट एट प्रेजेंट सिचुएशन में एक तो लोन्स की डिमांड्स कम है बैंक के पास, और जो लोन्स की डिमांड भी आ रही है, जो एप्लीकेशंस भी आ रही है, तो बैंक्स उसकी बहुत ही टाइट स्क्रूटनी नहीं कर रही है, कि बहुत ही देख देख के लोन दे रही है लोन्स। तो लोन्स मिलना तो आसान नहीं है, और दो बैंकों के पास पैसा है, पर तब भी आसानी से लोन नहीं मिल रहा है। दूसरा, 27 मार्च को जो पैकेज अनाउंस हुआ था, उसकी वैल्यू थी 1.7 लाख करोड़। तो इन सबको हम माइनस कर दे, तो जो फ्रेश पैकेज जो भी अनाउंस हुआ है, वो है 11.25 लैक्स करोड़ का। अब इसमें से जो अभी तक अनाउंसमेंट हुआ है फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू, तो इसमें से कुछ जो अनाउंसमेंट है वो ऑलरेडी बजट में कवर कर लिए थे। जो बजट में अलॉटमेंट था, वो ही अनाउंसमेंट, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि जो किसानों को 6 लाख रुपए, 6,000 रुपये साल भर में दिए जाते हैं किसान सम्मान निधि योजना के तहत, तो उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, जो कि 2,000 की जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी, वो अभी पे कर दी गई है। दूसरा, रिफंड्स 5 लाख तक के टैक्स रिफंड्स अभी पे कर दिए गए हैं। अभी अनाउंसमेंट ये भी किया है कि जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, पार्टनरशिप फर्म है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो उनके भी कोई टैक्स रिफंड बन रहे हैं 5 लाख तक के, वो तुरंत पे कर दी जाएगी। तो ये नया पैसा मार्केट में सरकार ने नहीं डाला है। जो ऑलरेडी बजट में प्रोविज़न था, वही पैसा सरकार ने इस कुछ स्कीम्स के जो पेमेंट उनको बाद में करना था, वो अभी कर दिया है। तो एक्चुअल में आप देखें कि नया पैसा हमने सरकार ने डाला कितना है, ये तो अभी पूरा, जब पूरा अनाउंसमेंट हो जाएगा ये स्टिमुलस पैकेज का, उसके बाद हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि कितना नया पैसा आया है। क्योंकि अभी हमें ज़रूरत है कि नया पैसा मार्केट इकोनॉमी में कितना आ रहा है।
बट अगर एक हम अंदाज़ा लगाना चाहें कि कितना नया पैसा अगर आ सकता है इस पैकेज के थ्रू, तो वो अंदाज़ा लगाने हम देखिए कि जो सरकार ने जो फैब में बजट आया था, तो वो जो टोटल बजट था वो था 30 लाख करोड़ का। यानी टोटल सरकार की इनकम हुई थी 30 लाख करोड़ रुपए। तो इनकम तो सरकार की बढ़ नहीं रही है, और सरकार को अब नया पैसा कहाँ से लाएगी? या तो आप आरबीआई को बोल रहे हैं कि आप नोट छाप के दें हमें, या बोरोइंग्स बढ़ाए। तो सरकार ने भी बोरिंग्स बढ़ाई है। अभी 9 मई को सरकार ने डिसीजन लिया है कि जो बजट में इन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि हम 7.8 लाख करोड़ की बोरिंग करेगी, यानी 7.8 लाख करोड़ सरकार जो बाजार से लेने वाली थी इस फाइनेंशियल ईयर में, उसको बढ़ा के अब सरकार ने कर दिया है 12 लाख करोड़। यानी जो इंक्रीज है वो है 4.2 लाख करोड़ का। तो हो सकता है कि जो 4.28 लाख करोड़ रुपीज़ है, ये ये एक नया जो पैसा है, ये इस पैकेज के द्वारा सरकार मार्केट में डाले। तो आप जो सोच रहे हैं कि 20 लाख करोड़ हम सबके पास में आ जाएंगे, ये नहीं आने वाले हैं। बेसिकली ये पैकेज में कई पॉलिसी डिसीजंस भी है, कुछ ऐसे भी डिसीजंस है जिसका ऑलरेडी प्रोविजन सरकार कर चुकी थी, जो पैसा आपके पास आने वाला था बट अब वो जल्दी आ रहा है। पर जो नया पैसा है वो मैक्सिमम 4.2 लाख करोड़ तक आ सकता है। अभी तक के जो सरकार का अनाउंसमेंट है उससे ऐसा, उसको देख के ऐसा लगता है। लास्ट में हमारे पास 3 क्वेश्चन है कि कितनी फ्रेश लिक्विडिटी या कैश मार्केट में आने वाला है, क्योंकि अभी ज़रूरत ये है कि मार्केट में नया फ्रेश लिक्विडिटी या कैश हमारे पास आए। इसकी ज़रूरत ये, सपोज कि मेरा एक कोई बिजनेस है, अब मेरा बिजनेस पिछले 50 दिन से बंद है, तो मुझे जो नुकसान हुआ, सपोज करो मुझे 1 लाख का नुकसान हो गया, मेरा 50 दिन से जो बिजनेस बंद था। भले ही सरकार मुझे, जो मेरा पेमेंट था, मेरे पास सरकार से मुझे 10,000 रुपये लेने थे, वो 10,000 सरकार ने मुझे अभी दे दिए। बट जो मेरा 1 लाख का नुकसान हो रहा है, या किसी बिजनेसमैन का या किसी कॉमन आदमी का, तो वो नुकसान की भरपाई नहीं हो पा रही है। वो नुकसान की भरपाई कब होगी? जब सरकार मार्केट में नया पैसा डाले। तो कितना फ्रेश लिक्विडिटी और फिर कितना मार्केट में इंजेक्ट हुआ, ये कभी क्वेश्चन है। दूसरा, जैसे प्रधानमंत्री ने ये अनाउंसमेंट किया है आत्मनिर्भर भारत और वोकर फॉर लोकल वर्सेस मेक इन इंडिया। यानी मेक इन इंडिया एक स्कीम थी जो सरकार की पहले से चल रही थी। तो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया में डिफरेंस क्या है? क्या ये आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया 2.0 है? क्या ये मेक इन इंडिया की रीब्रांडिंग, रीपैकेजिंग या री लॉन्च है? क्योंकि ऑलरेडी इस तरह की स्कीम कि मेक इन इंडिया में जो लोकल हम मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रहे थे, लोकल बिजनेस को बढ़ावा दे रहे थे, ऑलरेडी मेक इन इंडिया की स्कीम चल रही थी। तो ओल्ड आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया में क्या डिफरेंस है? ओल्ड ये एक वाइन डिफरेंस इन अ है न्यू बॉटल। जी। ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। राइट। हो सकता है मेक इन इंडिया की थोड़ी सी, आप सब जानते हैं कि क्या अभी स्थिति है, तो उसकी रीब्रांडिंग की है, रीपैकेजिंग की है। वो क्या, ये जो सभी जो मेजर्स गवर्नमेंट ने उठाई है, उससे वी शेप रिकवरी हो सकती है। हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बोल रहे हैं कि हम नेक्स्ट क्वार्टर से में से एक वी शेप रिकवरी देखेंगे। तो ये वी शेप रिकवरी होती क्या है? जैसे अभी हमारी ग्रोथ की जो स्पीड है वो अभी नीचे जा रही है ड्यू टू लॉकडाउन। अब ऐसा बोला जा रहा है वी शेप रिकवरी है, सडनली हम 2-3 महीने बाद देखेंगे कि हमारी वापस जो जीडीपी की ग्रोथ रेट थी वो एकदम ऊपर जाएगी। तो क्या इन मेजर से वी शेप रिकवरी हो सकती है? ये भी एक क्वेश्चन है। तो इन सब के जवाब के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जो पैकेज आए उसके फाइन प्रिंट्स को हमें देखना पड़ना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। एक मेरा भी इसमें क्वेश्चन है, वो ये कि जो स्टेप्स ली जा रही हैं, क्या इनमें से कोई ऐसी स्टेप्स भी हैं जो कोविड-19 अगर नहीं होता तो भी सरकार ले सकती थी? क्योंकि एक दो स्टेप्स तो मुझे ऐसी लगी जो जिसके लिए शायद कोविड-19 का वेट करना जरूरी नहीं था। हाँ, ऐसे स्टेप्स तो कोई नहीं है कि कोविड-19 के जैसे तो कुछ स्पेशल सिनेरियो कुछ जो क्रिएट हुए हैं उससे फाइट करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाई गई है। तो अभी तक के जो अनाउंसमेंट हुए थे, अभी 3 अनाउंसमेंट हुए फाइनेंस मिनिस्टर, उसमें ऐसी कोई भी स्टेप्स ऐसी लगती नहीं है। ठीक है, तो इस बार के लिए सिर्फ इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।